Hello friends, today we are live now and we are learn about class 10th history chapter number 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का नोट्स करेंगे। ये है हमारा पार्ट 1 और आपको यहाँ पर सोशल साइंस के हर एक पार्ट्स का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला है फ्रेडरिक सोएबिन 1849। फ्रेडरिक्स ने सन 1848 में 4 चित्र का एक श्रृंखला बनाया था। मतलब फ्रेडरिक्स ने 1848 में 4 चित्र बनाए थे। सेकंड पॉइंट, उसने अपने सपना का संसार रचा जो जनता और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। थर्ड पॉइंट, सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष एक लंबी लाइन में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे थे। आप पिक्चर्स में देखेंगे तो मतलब बहुत सारे उसमें औरत होंगे और पुरुष होंगे जो कि एक झंडा लेकर प्रतिमा की ओर बढ़ रहे होंगे। फोर्थ पॉइंट है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। फोर्थ पॉइंट, सबके हाथ में ज्ञान का एक उदय होने का प्रतीक मशाल को एक हाथ में लिए हैं और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकार का घोषणा पत्र। मतलब जो है उन लोगों ने एक हाथ में मशाल लिए हैं जो कि ज्ञान का उदय का होने का प्रतीक है और दूसरे हाथ में है वो घोषणा पत्र जो कि मनुष्य के अधिकार के लिए है। अब आते हैं हमारे निरंकुश, ऐसा सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, मतलब कोई रुकावट नहीं होती है, इसे बोलते हैं निरंकुश सरकार। सेकंड पॉइंट है कल्पना दर्श, एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका सरकार होना लगभग असंभव होता है। अब आता है हमारा, इस जुलूस का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड कर रहे हैं। मतलब इस स्टैचू जो है दिख रहा है आपको और लेडी का, वो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड द्वारा नेतृत्व की गई है। फ्रांस जो प्रतिमा के पास सबसे पहले पहुंची है और प्रतिमा के पास सबसे पहले पहुंचने वाला फ्रांस था। और फ्रांस के पीछे जर्मनी के लोग थे जो कि काले, लाल और सुनहरे झंडा है उनका। और जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलिया की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी तथा रूस के लोग हैं। इस चित्र का इस्तेमाल देशों के बीच भाईचारा के प्रतीक के रूप में किया गया है। इस चित्र का उपयोग जो है हमें भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया गया है। अब आता है हमारा, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद एक ऐसा शक्ति के रूप में उभरा था जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में अनेक परिवर्तन ला दिए। मतलब 19वीं सदी में राष्ट्रवाद जो है एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा था जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में परिवर्तन ला दिए। इस परिवर्तन से अंत यूरोप की बहुराष्ट्र वंशी साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोग से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जा सकते हैं, उसे जनमत संग्रह कहते हैं। फर्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, आपको बुक से मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में यही है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के मध्य से सबसे राष्ट्र की भावना की अभिव्यक्ति हुई थी। मतलब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से मतलब इसके द्वारा राष्ट्रवाद भावना की अभिव्यक्ति हुई थी, मतलब शुरुआत हुई थी। 1789 में फ्रांस एक दूसरा राज्य था जिसमें संपूर्ण भूभाग्य पर एक निरंकुश राजा का अधिकार था। 1789 में जो फ्रांस था वो दूसरा राज्य था जिस पर पूरा निरंकुश राजा का अधिकार था। अब आता है हमारा फ्रांसीसी क्रांति से जो बदलाव हुए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद सत्ता राजतंत्र से फ्रांस के हाथ में आ गए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है सत्ता राजतंत्र से फ्रांस के हाथ में चले गए थे। सेकंड पॉइंट, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिससे एक संविधान के अंतर्गत सामान्य अधिकार प्राप्त थे। थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया और फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो एक है फ्रांस के लिए नया झंडा चुना गया। नई संस्कृति रची गई और शपथ ली गई। अपने भूभाग्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए सामान्य कानून बने। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा मापने का एक सामान्य व्यवस्था लागू की गई। पेरिस में फ्रेंच भाषा बोली और लिखी जाती थी। यह भी घोषणा की गई कि वह यूरोप के लोग और निरंकुश शासकों से स्वतंत्र कराएं। क्रांतिकारी युद्ध के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशी में ले जाने लगे। अब आता है हमारा 1804 नेपाल का नागरिक संहिता। नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। मतलब नागरिक संहिता को जो है नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। कानून ने बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में भी लागू किया गया। सामंत व्यवस्था को समाप्त किया। किसानों को भूदासत्व और भागीदार शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। और अब आता है हमारा नेपोलियन शासन का नुकसान। नेपोलियन शासन की वजह से क्या नुकसान हुए? नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुसार नहीं थी। कर बढ़ा दिए गए। सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में भर्ती। सो फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का नोट्स का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो।